टॉपिक है मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस का सेट दिया है। मैक्सवेल कहता है कि अगर किसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से डील करना है तो उसको बेसिक 4 इक्वेशंस आनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लॉज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा अगर पढ़ना है ना, तो बेसिक 4 इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होगी, वो है मैक्सवेल इक्वेशंस। ठीक है, तो मैक्सवेल गेव अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज। मैक्सवेल गेव अ सेट ऑफ फॉर्मूलाज for electric charge, for electric charge current, for electric charge current, electric and magnetic field, electric and magnetic field. All the basic laws of electromagnetism लिखो, sorry, electromagnetism. All the basic laws of electromagnetism can be explained with the help of these equations. With the help of these equations. ये कौन कौन सी हैं? पहली इक्वेशन जो मैंने आपको लास्ट टॉपिक में बताया, एम्पियर सर्किटल लॉ को करेक्ट किया ना, मैक्सवेल ने करेक्ट किया। वो कैसे करेक्ट किया? BDL is equal to mu naught टाइम्स द टोटल करंट कितना होता है? IC प्लस ID। ID की वैल्यू कितनी थी? एप्सिलॉन और d∅dt ये था। और इस इक्वेशन का नाम क्या है? दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल circuital law. This equation shows that not only current but also changing the electric field, producing changing magnetic field. ये नोट करो फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन है EDS is equal to Q by epsilon naught। क्या शो करती है ये इक्वेशन? This equation shows that electric flux linked with any closed electric flux linked with any closed surface, is always equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. Total charge enclosed by that surface.
इसको क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज नोन एज गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये नोट कर लो, आपने पढ़ा हुआ है गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। थर्ड इक्वेशन करते हैं मैक्सवेल की। थर्ड इक्वेशन है BDS इज इक्वल टू 0। BDS मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये इक्वेशन क्या बता रही है? इट शोज दैट मैग्नेटिक फ्लक्स, it shows that magnetic flux linked with any closed surface, linked with any closed surface is always 0। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? दिस इक्वेशन इज नोन एज गॉस लॉ इन मैग्नेटिक। गॉस लॉ इन मैग्नेटिक। फोर्थ है इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस d phi बाय dt मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फैराडेज लॉ। This equation shows that EMF induced in closed surface shows that EMF induced in closed circuit is equal to negative of rate of change of magnetic flux linked with that circuit. This equation is known as Faraday's law. Faraday's law of electromagnetic induction पूरा भी लिख सकते हैं। सो ये जो चार इक्वेशंस आपको बताई इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेसिक लॉज को पढ़ने के लिए, डील करने के लिए उनके साथ, ये आपको चार इक्वेशंस आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट। देखो मैक्सवेल ने हमें बताया था, मैक्सवेल का जो लास्ट टॉपिक आपको बताया, देखो मान लो ये कैपेसिटर है, ये मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव। जो करंट मूव करता है वायर्स में से उसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन करंट। ऐसे करंट जा रहा है ना, इसको मैंने IC से लिख दिया, जो ये करंट जा रहा है वो IC है। और मैक्सवेल ने बताया कि प्लेट्स के अंदर भी करंट है, उसका नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। तो प्लेट्स के अंदर जो करंट है इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो वायर्स में है वो कंडक्शन करंट है, कन्वेंशनल करंट भी बोलते हैं इसको। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट क्या है कि इस क्लोज्ड सर्किट में जो IC प्लस ID का सम है ना वो सेम रहेगा, कांस्टेंट। IC प्लस ID पूरे सर्किट में कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है IC और ID दोनों कम ज़्यादा हो जाएं, पर क्योंकि एक ज़्यादा होगा दूसरा कम हो जाएगा, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा हो जाएगा, पर सम उनका कॉन्टिन्यूस रहेगा, एक जैसा रहेगा सम। द सम ऑफ कंडक्शन करंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट का मतलब क्या है? द सम ऑफ कंडक्शन करंट IC एंड डिस्प्लेसमेंट करंट ID
and displacement current ID is continuous along any closed path. Is continuous along any closed path. Although the individual IC and ID may not continuous. Although the individual value of IC and ID may not be continuous. हो सकता है IC ID वेरी करेंगे, एक कम होगा दूसरा ज़्यादा, एक ज़्यादा होगा दूसरा कम, पर उनका जो सम है ना वो उतना ही रहेगा। कितना? IC प्लस ID इज इक्वल टू, देखो जो कंडक्शन करंट वायर में चल रहा है वो तो IC है, पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो मैक्सवेल के अकॉर्डिंग कितना आता है? एप्सिलॉन नॉट d∅dt, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, तो ये इतना रहेगा। ठीक है जी, हमें इसका करना है प्रूफ। इसका प्रूफ करना है कि IC प्लस ID सेम रहेगा। अब इसके प्रूफ के लिए ये सर्किट कंसीडर करेंगे। ठीक है, कंसीडर अ सर्किट एज शोन इन फिगर। मतलब हमने चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर ले लिया, ये कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही है इसमें। ठीक है, जैसे ही हमने ये की क्लोज की, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट शुरू चार्ज होना शुरू हो जाएगा। सो कंसीडर अ सर्किट एज शोन इन फिगर। अब देखो, अब क्या इन वायर्स में करंट रुक रहा है? यहाँ से चार्ज यहाँ से जाएगा पॉजिटिव से, करंट पॉजिटिव से जा रहा है, चार्ज नेगेटिव से आ रहा है ना, पर इसमें चार्ज नहीं स्टोर हो रहा। चार्ज स्टोर हो रहा है कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर। क्या वायर्स में चार्ज स्टोर हो रहा है? नहीं, वायर्स में चार्ज नहीं रुकता, वायर्स में फ्लो करके निकल जाएगा। तो अगर मैं एक लूप यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ L1, मैंने एक लूप यहाँ पे कंसीडर कर ली, ये बाहर कैपेसिटर के बाहर लूप L1, तो उसका जो फ्लक्स है ना, चेंज इन फ्लक्स वो जीरो होगा। देखो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। आप लिखोगे सिंस देयर इज नो अकोमोलेशन ऑफ चार्ज, देयर इज नो अकोमोलेशन ऑफ चार्ज, there is no accumulation of charge on wires, जो on connecting wires, चार्ज accumulate हो ही नहीं रहा वायर्स के ऊपर, चार्ज जा रहा है प्लेट्स के ऊपर। सो अगर चार्ज वायर्स पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, चार्ज स्टोर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? फ्लक्स चेंज होगा उसका, जितना फ्लक्स है उतना ही रहेगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर ही नहीं रही, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी क्योंकि करंट की वैल्यू सेम है इसमें। देयरफॉर जो चेंज इन फ्लक्स है ना, देयरफॉर चेंज इन, ऐसे लिख लो आप, देयरफॉर फॉर लूप L1, हमने L1 बाहर लिया है कैपेसिटर से बाहर, जो चेंज इन फ्लक्स है वो कितना आएगा? फ्लक्स कब चेंज होता है? मैग्नेटिक फील्ड जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती जब चार्ज वेरी करता, चार्ज तो वेरी नहीं कर रहा, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी सेम है, जितना पहले उतना बाद में। अगर फ्लक्स सेम है तो चेंज इन फ्लक्स कितना है? डी मतलब चेंज, फ्लक्स में सी। तो ये यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ देयरफॉर IC प्लस ID अगर मैं शो करूँ कितना आएगा? देखो ये IC प्लस एप्सिलॉन और यही जीरो हो गया, यहाँ पे जीरो, तो IC के इक्वल बचा। IC कितना है? मान लो dQ/dt। मान लो वायर्स में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कैसे लिखते हैं? dQ/, तो मैंने सिंपली इसको लिख दिया dQ/dt। सो मेरे पास पहली इक्वेशन आ गई, IC प्लस ID इज इक्वल टू dQ/dt, इक्वेशन नंबर 1।
हमें ये प्रूव करना है, मतलब सेम है, हमें सेम प्रूव करना है आईसी और आईडी का सम। मेरे पास ये आ गया। अब ये पहली लूप के लिए है, लूप 1 जो कैपेसिटर से बाहर हमने ली। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक लूप लेंगे कैपेसिटर के अंदर, उसके लिए देखते हैं इक्वेशन क्या थी। देखो एक लूप हमने ली कैपेसिटर से बाहर कनेक्टिंग वायर के ऊपर, एक लूप लेंगे यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर। नाउ आप सबसे पहले तो ये लिखो, जो चार्ज है वो कहाँ एक्यूमुलेट कर रहा है, प्लेट्स के ऊपर। चार्ज एक्यूमुलेट्स on the plates of capacitor, on the plates of capacitor. Therefore therefore for loop L2 जो चेंज इन फ्लक्स है ये कुछ ना कुछ होगा, इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। फ्लक्स बढ़ गया ना, क्योंकि चार्ज बढ़ गया। पहले देखो जितना मर्जी फ्लक्स था इसका, चार्जिंग होने लगी, चार्ज बढ़ रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। एरिया तो प्लेट्स का उतना ही है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो मतलब यहाँ पे चेंज हो गया फ्लक्स में, तो ज़्यादा चेंज होगा चार्जिंग में, तो ये कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी। और क्या अंदर कंडक्शन करंट है, इसके अंदर कोई वायर है कैपेसिटर के जिसमें कंडक्शन करंट जो तारों में चल रहा है, तार अंदर है ही नहीं। तो आप लिखोगे सिंस देयर इज नो कंडक्शन करंट बिटवीन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, देयरफॉर जो सम है आईसी प्लस आईडी कितना आएगा, देखो कंडक्शन करंट 0। आईडी को पहले कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये आ गया हमारे पास, इसको आगे सॉल्व अप करें। देखो ये मेरे पास एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। ये फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डी फाई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे लिखते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डी एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, डी बाई डी टी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। मान लो चार्ज कितना है, क्यू पर यूनिट एरिया, ये कैंसिल, कितना आ गया, डी क्यू बाई डी टी। तो IC प्लस ID का सम अभी फिर दोबारा वही आ गया, dq बाई dt, मतलब IC और ID का सम। बाहर कितना था, प्लेट कैपेसिटर के बाहर dq बाई dt, कैपेसिटर के अंदर भी कितना है, dq बाई dt। पर कैपेसिटर के अंदर सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है IC 0, पर बाहर कंडक्शन करंट है। जब वायर में करंट चल रहा है वो कंडक्शन करंट है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है। तो IC और ID वैसे चेंज हो रहे हैं, एक कम एक ज़्यादा, एक ज़्यादा एक कम, पर उनका जो सम है वो सेम है। सो लास्ट में आप लिख दो, therefore it is clear from equation 1 and 2 that IC that sum of IC and ID, that sum of IC and ID is always constant. हमेशा एक जैसा रहेगा सम IC और ID। नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो वो तो क्लियर है नाम से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऐसी वेव्स जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना। और जैसे मैं आपको अभी बता रहा था, ये रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड हो गई, विजिबल हो गई, अल्ट्रावायलेट हो गई, एक्सरेज, गामा रेज, 7 तरह की होती है टोटल, ठीक है।
और सबसे पहले तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में करते हैं इनका सोर्स। ये बनती कैसे है? जब कोई चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करता है ना, चार्ज पार्टिकल या एक चार्ज जब वाइब्रेट करता है हार्मोनिकली, मतलब बराबर एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है। ठीक है, पर यह है कि वो डिपेंड करता है कैसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, कई बार ज़्यादा करता है, कम करता है, या किस ऑपरेटस में वाइब्रेट कर रहा है। कई बार हम स्पेशली कुछ बना रहे हैं, एक्सरेज बना रहे हैं, उसका बनाने का अलग तरीका है। पर जो बेसिक है ना, बेसिक सोर्स की जगह लिख देना बेसिक सोर्स। तभी मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको कि मेन जो फंडा है सब में वो क्या है, चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट करना है, बस वाइब्रेट कराना है चार्ज पार्टिकल। वो बेसिक सोर्स है, चार्ज पार्टिकल वाइब्रेट करेगा। सो लिखो आप, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली, अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटिंग हार्मोनिकली, oscillating harmonically is the source of electromagnetic waves of same frequency। देखो, अगर हार्मोनिकली वाइब्रेट करेगा पार्टिकल, मतलब जितना इस तरफ एम्पलीट्यूड है उतना इस तरफ प्रॉपर वाइब्रेट कर रहा है हार्मोनिकली पीरियोडिकली, तो एक ही फ्रीक्वेंसी की वेव बनती रहेगी। अगर कभी कम एम्पलीट्यूड के साथ, कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी ज़्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी जो वेव बनेगी। सेम फ्रीक्वेंसी की वेव तो वो हार्मोनिकली ऑसिलेट करेगा। ये हो गया बेसिक सोर्स। इसके बाद आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या नेचर है? ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है, मैग्नेटिक फील्ड भी, दोनों परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए आप? इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर। आप लिखो, a changing magnetic field produces changing electric field. A changing magnetic field produces changing electric field and vice versa. एक इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करो, मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, मैग्नेटिक को चेंज करो, इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाती है, which gives rise to a transverse wave called electromagnetic wave। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, मतलब इसका नेचर क्या है? ट्रांसवर्स नेचर है। द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर mutually perpendicular and perpendicular to the direction of propagation। ये हमें मैक्सवेल से पता लगता है। ये मैक्सवेल की थ्योरी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उसके दो पोर्शन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। ठीक है, तो ये आपस में भी परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के भी परपेंडिकुलर है। ये ट्रांसवर्स वेव होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये इसका नेचर हो गया। अब जो इसका नेचर है इसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है।